क्या आप सोच सकते हो कि ये जमीन जिसपे हम तमाम इंसान पैदा किए गए हैं, ये जमीन जो घर है हर जानदार का, यही जमीन आज से 400 करोड़ साल पहले एक उबलता हुआ लावे का गोला था। एक ऐसा गोला, एक ऐसी आग जिसमें जिंदगी का तो कोई तस्वुर ही नहीं था। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि ये आग का गोला हमारी आज की जमीन में कैसे बदल गया? ये इतना सारा पानी कहाँ से आया? ये पहाड़, ये चांद, इन तमाम चीजों का कनेक्शन है हमारे सूरज और सोलर सिस्टम की पैदाइश से। तो आइए समझते हैं इन तमाम चीजों को गहराई के साथ इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। द बिट स्टोरी की इस वीडियो में आपका वेलकम है। बगैर वक्त को जाया किए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज से तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, यानी कि 460 करोड़ साल पहले की बात है, ये हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता था और इसकी जगह था तो सिर्फ अंधेरा, गहरी खामोशी और एक खाली स्पेस। और इस स्पेस में घूम रहा था गैस और डस्ट से भरा हुआ एक बादल, और इस बादल को हमने सोलर नेबुला का नाम दिया है। वैसे तो इसके अंदर कई सारी गैसेस मौजूद थी, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम ज्यादा मिकदार में पाई जाती थी। और ये बादल बहुत ही अरसा पहले से, करीबन हजारों सालों से उसी खामोशी में घूम रहा था। लेकिन फिर अचानक से एक दिन एक बड़ा धमाका होता है। ये धमाका उस बादल के अंदर नहीं हुआ, यानी कि बिग बैंग नहीं, बल्कि ये धमाका यानी कि उस बादल के बिल्कुल साथ हुआ। इस बादल के पास मौजूद एक डाइंग स्टार फट जाता है, जिसको सुपरनोवा कहा जाता है। इस एक्सप्लोजन को हम सुपरनोवा इसलिए कहते हैं क्योंकि अक्सर ये उन स्टार्स के साथ होता है जो कि अपनी लाइफ के एंड तक पहुंच चुके होते हैं। इस धमाके की शॉक वेव्स हमारे सोलर नेबुला पर पड़ती हैं और इसके साथ ही ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। और फिर इस बादल के कुछ एरियाज में गैस और डस्ट कंप्रेस होने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम नेबुला अंदर की तरफ सुगड़ने लगता है और गैस और डस्ट घूमने लग जाती है और ये गोल शेप में घूम रहे होते हैं, जैसे कि कोई रोटेटिंग डिस्क हो। और ये डिस्क फ्लैट होती है। इस फ्लैट डिस्क को हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क भी कहते हैं। प्रोटो का मतलब है पहले, प्लैनेटरी डिस्क यानी कि प्लैनेट्स से पहले की डिस्क। ये डिस्क क्योंकि फ्लैट होती है तो इसके जरिए हमें यह बात भी समझ में आती है कि हमारा सोलर सिस्टम फ्लैट क्यों है। हमारे तमाम के तमाम प्लैनेट्स जब सोलर सिस्टम के गिर्द चक्कर लगाते हैं तो वो सब के सब एक ही प्लैनेट में रहते हैं, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं होता। अब इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के बीच में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज होते रहते हैं, जिसकी वजह से एक प्रोटोस्टार का जन्म होता है। प्रोटोस्टार मतलब फिर से वही जो स्टार्स के बनने से पहले एग्जिस्ट करती है। टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से तमाम नेबुला का मटेरियल दरमियान की तरफ खींचा चला गया और एक वक्त ऐसा आया कि ये इतना ज्यादा हो गया कि फिर न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन शुरू हो गया। इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है और इसी फ्यूजन रिएक्शन की वजह से हमारा सूरज पैदा होता है। और यही वो रिएक्शन है जो आज तक भी सूरज में हो रहा है, जिसकी वजह से हमें जमीन के ऊपर सूरज की रोशनी, हीट, धूप वगैरह जमीन पे महसूस होते हैं। उस वक्त 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारा तमाम का तमाम नेबुला का डस्ट सूरज के अंदर जाकर इकट्ठा हो रहा था और यही वजह है कि हमारे पूरे मैस का सोलर सिस्टम लगभग 99.8% सूरज के अंदर मौजूद है और जो बाकी 0.2% है वो जाया नहीं गया। उन्हीं 0.2% से बनते हैं तमाम 8 प्लैनेट, हजारों की तादाद में चांद और सैकड़ों की तादाद में कॉमेट्स और लाखों एस्ट्रॉइड्स। लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये प्लैनेट्स आखिर बने कैसे? ये बात भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जो घूमती हुई प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क थी उसके अंदर छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स आपस में टकराने लगे और एक दूसरे के साथ चिपकने लगे। स्टैटिक या केमिकल बॉन्डिंग फोर्स की वजह से उन्होंने छोटे छोटे गुच्छे बना लिए और आहिस्ता आहिस्ता लाखों सालों के बाद ये गुच्छे बड़े होने लगे और ज्यादा डस्ट के पार्टिकल्स इनसे टकराने लगे और आहिस्ता आहिस्ता ये इतने बड़े हो गए कि इनका साइज 1 मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक जाने लगा। और इन चीजों को हम प्लैनेटेसिमल्स करके पुकारते हैं, यानी कि प्लैनेट्स का बहुत छोटा टाइनी वर्जन। जब ग्रेविटी की वजह से प्लैनेटेसिमल्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे होने लगे और अपने साइज और मैस में तकरीबन चांद जितने बड़े हो गए तो हम इन्हें प्रोटोप्लैनेट्स करके पुकारने लगे। अब अगर बात करें हमारी जमीन के बारे में तो ये जो छोटे प्रोटोप्लैनेट्स और प्लैनेटेसिमल्स थे, इनके बीच में अक्सर टकराव होता रहता था और ये टकराव कोई छोटे टकराव नहीं थे। इनके टकराने से बहुत जबरदस्त एनर्जी निकलती थी। ये इतने गर्म होते थे कि इनके जरिए चट्टानें पिघल जाती थी और इनके जरिए लावा के समंदर बन जाते थे। फिर जैसे जैसे ये प्रोटोप्लैनेट्स एक दूसरे के साथ टकराते गए, इनका साइज बढ़ता गया। ग्रेविटी की वजह से इन्होंने वक्त के साथ साथ एक स्फेरिकल यानी कि एक गोले की शेप अपनाना शुरू कर दी और इसी तरह कुछ टकराने के बाद पैदाइश हुई हमारी जमीन की। लेकिन अब यही बड़ी आग और लावा वजह बनी अर्थ में पानी लेके आने की। कुछ कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स जो जमीन से टकराते थे उनके अंदर बहुत ज्यादा तादाद में पानी मौजूद होता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि उन एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स में पानी कहाँ से आया? तो इसके पीछे एक वजह है सोलर नेबुला। वो जो धूल का बना हुआ बादल था जिसकी मैंने स्टार्ट में बात की है, उसके अंदर कुछ आइस क्रिस्टल्स भी होते थे और कुछ पानी की मिकदार जमीन के ऊपर पहले से मौजूद थी। जब बहुत से रिसर्चर्स ने इस बात पे रिसर्च की तो ये बात पता चली कि जमीन के ऊपर कुछ मिकदार में पानी पहले से भी मौजूद था। लेकिन ज्यादा बड़ी वजह यही थी कि जो एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स जमीन के साथ आके टकरा रहे थे। और इसके साथ साथ दूसरा प्रोसेस एक ये भी हो रहा था कि जब ये लोग आपस में टकराते थे तो पानी भाप बनकर हवा के अंदर चला जाता था और फिर आहिस्ता आहिस्ता बारिश की सूरत में जमीन के ऊपर ही बरसने लगा था। अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी जमीन एक होमोजीनियस बॉल की तरह हो चुकी थी। आज के दिन की बात हम सब जानते हैं कि जमीन की 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जमीन जो एक लावे के गोले
गोले की तरह थी। इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स मौजूद थे। जो भारी एलिमेंट्स थे जैसे कि आयरन और निकल, जो कि बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में ज्यादा डेंस थे, वो आहिस्ता आहिस्ता इस मैग्ना के अंदर से फ्लो करके जमीन के दरमियान की तरफ खींचने लगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि पानी रेत के अंदर से अपना रास्ता बनाता है। और इसके पीछे सिंपल एक वजह थी ग्रेविटेशनल फोर्स की। और जो हल्के एलिमेंट्स थे, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे आहिस्ता आहिस्ता बह कर ऊपर की तरफ आते गए। और इसी के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये सब इतने ज्यादा हो गए कि फिर जमीन के सेंटर में जमीन का कोर बनने लगा। ये बात तो हम सब जानते हैं कि जमीन का जो कोर है वो सबसे गर्म जगह है। यहाँ का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। आमतौर पर इतने टेम्परेचर के अंदर लोहा मेल्ट हो जाना चाहिए, लेकिन जमीन के सेंटर में प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ये मेल्ट नहीं होता। आज तक भी ये बात ऐसे ही है कि आयरन और निकल कोर के अंदर मौजूद है। और ये टेम्परेचर इतना ज्यादा होने के पीछे वजह सिर्फ ज्यादा प्रेशर और ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, बल्कि मेंटल लेयर में हो रहा कांस्टेंट रेडियो एक्टिव डिके, जो कि यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम जैसे मेंटल लेयर में मौजूद है, जो कि जमीन में मौजूद गर्मी का एक बड़ा सोर्स है। इस पूरी कहानी के अंदर एक सवाल पैदा होता है कि चांद कहाँ से आ गया? जमीन तो पैदा हो गई, लेकिन मून कहाँ से आया जमीन के पास? आज के बहुत सारे साइंटिस्ट की ये राय है कि जमीन के साथ एक प्लेनेट आकर टकराया था, जिस प्लेनेट के टकराने की वजह से चांद की फॉर्मेशन हुई थी। इसे कहा जाता है जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। इसके अकॉर्डिंग जब जमीन बन रही थी उस वक्त एक और प्रोटो प्लेनेट एग्जिस्ट करता था, और ये तकरीबन मार्स के साइज का प्लेनेट था, जिसका नाम रखा गया है थिया। सोलर सिस्टम बनने के तकरीबन हजारों साल के बाद ये प्लेनेट जमीन से आके टकराता है। इस टकराव की वजह से दोनों प्लैनेट्स का कोर एक दूसरे में अब्सॉर्ब हो जाता है, और इसी सब के बीच एक बड़ा टुकड़ा निकलकर बाहर चला जाता है, जो कि मून कहलाता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि चांद और इसके कोलिजन के बारे में हम इंसानों को कैसे पता चला? तो इसके लिए हमें 1960s में जाना पड़ेगा, जब अमेरिका ने कई अपोलो मिशन प्लान किए और एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर रिसर्च के लिए भेजा। पहले यही माना जाता था कि चांद अर्थ का ही एक टुकड़ा था जो किसी वजह से जमीन से जुदा हो गया। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए और वहाँ से कुछ पत्थरों के सैंपल्स लेकर आए, तो ये देखा गया कि ये पत्थर तो अर्थ पे पाए जाने वाले पत्थरों जैसे नहीं हैं। ऐसा लगता था जैसे इन पत्थरों को जलाया गया हो। काफी ज्यादा रिसर्च के बाद ये बात पता चली कि चांद और जमीन के पत्थरों में आइसोटॉप्स एक जैसे हैं, जिससे ये बात तो मालूम हो गई है कि चांद पहले जमीन का ही हिस्सा था, लेकिन बहुत ज्यादा गर्माइश की वजह से चांद का ये हाल हो गया है। अब इतनी ज्यादा गर्माइश सिर्फ एक ही वजह से पैदा हो सकती है, और वो वजह है किसी और प्लेनेट का टकराना। अब जब अर्थ आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो रहा था, तब एक और प्लेनेट अर्थ की तरफ बढ़ा। पहले चांद अर्थ के बहुत करीब था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी जितना हमें चांद नजर आता है, पहले ये 50 टाइम्स ज्यादा बड़ा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 1.5 इंचेस पर ईयर्स के हिसाब से ये जमीन से दूर होता जा रहा है। अब थिया का जमीन के साथ टकराव और चांद का पैदा होना, ये दो वो इवेंट्स थे जिनकी वजह से आज हम इस दुनिया पर मौजूद हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर ये दो इवेंट्स ना होते तो जमीन पर कभी जिंदगी मुमकिन ना होती। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सब हुआ कैसे? जब मार्स के साइज जितना प्लेनेट जमीन से टकराया, तो इसने जमीन को एक साइड पे झुका दिया, यानी जमीन को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। अर्थ जो पहले अपने ही एक्सिस में रोटेट कर रहा था, अब वो 23.5 डिग्री के एंगल से टिल्ट हो गया था, और इस टिल्ट होने की वजह से अर्थ पे आए मुख्तलिफ किस्म के मौसम। ये बात तो हम सबको पता है कि जमीन की एक फुल रोटेशन एक दिन को जाहिर करती है, और सूरज के गिर्द एक पूरा चक्कर एक साल को। अब क्योंकि जमीन 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है, तो साल के वो महीने जब अर्थ सूरज से ज्यादा करीब होता है, तब अर्थ पर गर्मी होती है, और सर्दियों में यही हिस्सा सूरज से दूर हो जाता है। इस टिल्ट की वजह से अर्थ के ऊपर पूरा साल एक जैसे गर्माइश नहीं रहती, और ना ही एक जैसी ठंड, और इन्हीं बदलते हुए मौसमों की वजह से हमें मुख्तलिफ तरह के फल और सब्जियां खाने को मिलती हैं, और इसी सब की वजह से हमें मुख्तलिफ तरह के रंग और बारिशों की वजह से पीने का साफ पानी मुयसर होता है। इसके अलावा चांद के बनने की वजह से समुद्री लहरें भी बनती हैं, और ये लहरें समुद्री मखलूक के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि अगर ये लहरें ना होती तो न्यूट्रिएंट्स समंदर में सिर्फ चंद जगहों पर होते। अब इस सब के बाद सवाल ये पैदा होता है कि जमीन पर जिंदगी कैसे मुमकिन हुई? 3.5 अरब साल पहले छोटे छोटे बैक्टीरिया बने, फिर पौधे आए जिन्होंने ऑक्सीजन पैदा की, ऑक्सीजन ने जानवरों के लिए रास्ता बनाया। लाखों साल बाद डायनासोर्स आए जो ज़लज़लों और सोलर सिस्टम के जरिए मिट गए, और फिर उसके बाद इंसानी दौर शुरू हुआ। यहाँ पे आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि इंसान आज तक जमीन का सिर्फ 0.5% हिस्सा ही देख पाया है, बाकी सबसे वो अभी अनजान है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये स्टोरी आपका नॉलेज गेन करेगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अपने चैनल द बिट स्टोरी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।